इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग बाय कॉमर्स एक्सेस। आज हमारी ये थर्ड क्लास है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की। ठीक है, इससे पहले हम लोग अपनी दो क्लासेस कर चुके हैं और अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो उनको जाके देखो, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम सारी क्लासेस में अपना करवा रहे हैं। हर क्लास में हम लोग कितने अपने टॉप 20 क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग है जो आपको सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा पास लेके जा सकती है। मैथ्स बच्चे कर देंगे, जी के ऑलमोस्ट बच्चे करते ही हैं। फिर रीजनिंग तो भैया छोड़े मत, रीजनिंग में तो कोई नंबर कटने के चांसेस नहीं है। तो हमारे पास में ले देगी क्या बचता है, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, जिसमें क्या बच्चा अच्छा स्कोर कर गया जो बच्चा वो आगे निकल जाएगा आपसे, जो बच्चा गंदा स्कोर कर गया उसमें वो सिलेक्शन से थोड़ा दूर हट जाएगा। ठीक है, तो मेरा कोशिश यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के साथ में है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। तो आप लोग बस हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहो और इसी तरीके से पढ़ते रहो। चलो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। महालुनस मॉडल अडॉप्टेड इन द सेकंड 5 ईयर प्लान इज एसोसिएटेड विद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महालुनस मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारी इंडियन उसकी, मैंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी करके 3 वीडियोस बना रखी हैं अपनी। ठीक है, हमारी जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी उनमें है, तो आप उन तीनों वीडियोस को देख लो। 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको सारी की सारी इंडियन इकोनॉमी समझ में आ जाएगी, कब से लेके आज़ादी से लेके 1991 तक की। ठीक है, तो उसमें आपको ये सब पता लगेगा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से चलती थी। चलो तो इसका देखते हैं हम, तो किस पे इसने किया था, मतलब इसको फोकस किस पे था मेन इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट। सर एग्रीकल्चर एडवांसमेंट तो महालुनस का हमें नहीं लगता। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, आर्मी की तो उस समय बात ही नहीं होती, तो इसको काट देते हैं। फिर हमारा क्या आता है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, सर ये तो चीज़ लगती है। फिर हमारा सी क्या आता है, लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सर कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज को हर किसी में ही दिया गया था, तो इसका मेन फोकस तो इस पर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या है हमारा सी। अब मैं आपको महालुनस मॉडल के बारे में बता दूं कि ये मॉडल हमारे 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी इंडिया की 1956 में, जिसको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा गया। ठीक है, तो 1956 में हमारी ये जो इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी, ये किस पे बेस्ड थी हमारी, ये हमारी महालुनस मॉडल पे बेस्ड थी। ठीक है, महालुनस ने बोला कि भैया अपनी कंट्री में, इंडिया में, जहाँ पे क्या उस समय पे क्या हमारा लिटरेसी रेट लगभग 18% था। ठीक है, 70 से लगभग 80% की जो हमारी पॉपुलेशन थी वो क्या थी, बिलो पॉवर्टी लाइन थी, मतलब बीपीएल थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं था एक तरीके से बोला जाए तो। ये हम लोग इतने गंदी हालत में थे कि हमारे पे कंट्रीज कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, तो उसके लिए महालुनस ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भैया आप अपने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, मतलब जैसे कि इन्होंने, वैसे तो इनकी जो अप्रोच थी वो सोशलिस्टिक अप्रोच थी। आपको पता होगा कि हमारे नेहरू जी की अप्रोच हमेशा सोशलिस्टिक रही है। ठीक है, तो उस समय पर हमारे पीएम भी नेहरू जी थे, तो उन्होंने इनके मॉडल को स्वीकृत किया, तो इन्होंने रशियन मॉडल को कहीं ना कहीं लेके आए थे। और रशिया ने बहुत हद तक, मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया था उस टाइम पे। ठीक है, अभी भी अगर आप देखोगे तो रशिया की इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत सारी पीएसयूज में है इंडिया में। तो क्या कहता है, इसका आंसर नंबर सी है। जैसे 1950 में ओल्ड रशियन मॉडल जिसको इंडियनाइज किया गया, मतलब इसको इंडिया के उसमें आधार में ढाला गया, तो इसको पीएल महालुनस, जो फाउंडर किसके थे, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, देखो क्वेश्चन अगर आ गया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर कौन थे, तो उसका आंसर है पीएस महालुनस। ठीक है, तो पंडित नेहरू के टाइम पे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस सब चीज़ों को मतलब कि इन्होंने कहा कि ऐसी कुछ नीति लेके आओ कि हमारी इंडिया में जो ग्रोथ है उसको फास्ट करना है हमें। ठीक है, हम लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं कि हमें अपनी ग्रोथ को फास्ट करना है, तभी हम लोग इस गरीबी से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो हम इसमें हमेशा फंस के रह जाएंगे। तो क्या कहता है, दिस मॉडल सजेस्टेड दैट देयर शुड बी एन एम्फेसाइसिस ऑन द हैवी इंडस्ट्रीज विच कैन लीड द इंडियन इकोनॉमी टू अ लॉन्ग टर्म हायर ग्रोथ पाथ। इंडिया सेकंड 5 ईयर प्लान एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जो मैंने अभी आपको बताया, विच पेव द वे फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंस बेस्ड ऑन अपॉन दिस मॉडल। मैंने आपको बताया ना कि इसमें सारा पीएसयू वगैरह में ही क्या किया गया था, इन्वेस्टमेंट किया गया था। ठीक है, चलो आगे चलें। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अ क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को अगर क्रेडिट दे रही है, मतलब ये चीज याद रखो कि बैंक को नहीं, किसको, क्रेडिट टू द गवर्नमेंट को है। सीआरआर से बैंक के लिए यूज होता है, डेट सर्विस ऑब्लिगेशन ये भी बैंक के लिए यूज होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसको हम लोग एलएएफ भी कहते हैं अपना। ठीक है, ये भी उसके लिए होता है। कहीं ना कहीं हमारा जो इसका आंसर है वो है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। कैसे, commercial banks provide long term credit to government by investing their funds in government securities and short term finance by purchasing treasury bills. This comes under the statutory liquidity ratio. ठीक है, अब हमारा क्या आता है क्वेश्चन नंबर 3, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन प्रीफरेंसेस आर द मेजर रीजंस फॉर अक्रेंस
ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर देखो टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आए हमारी प्रीफरेंस में, मतलब जो हमारी कंपनी जिस हमारी कंट्री में जिस उस पर सामान बन रहा है, जैसे कि दो मॉडल्स होते हैं ना, एक क्या होता है, एक हमारा लेबर इंटेंसिव होता है, एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होता है, ठीक है। अगर इन चीज़ों में चेंजेस आए, मतलब कि हमने लेबर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे अपने सॉरी टेक्नोलॉजी नहीं, कैपिटल इंटेंसिव, तो अगर हमने अपने कैपिटल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारे प्रीफरेंसेस चेंज होंगी। तो इनमें से कौन से लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है? क्या वो साइक्लिकल होगी? नहीं सर, साइकिल का क्या होता है कि जैसे हमने सर्दी में और गर्मी है, ठीक है, तो सर्दी की कुछ जैसे फसलें वगैरह कटती होंगी तो उनके जो लेबर हैं वो गर्मी में आके क्या हो जाते होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाते होंगे, और जो गर्मियों के जो लेबर हैं वो कैसे सर्दियों में आके अनएम्प्लॉयड हो जाते होंगे, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी थी, साइक्लिकल होती है। फिर कौन सी आती है हमारी, एक आती है हमारी स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल में देखो क्या होता है हमारा कि एक ऐसी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हमारे स्ट्रक्चर, मतलब हमारे कहेंगे कि हमारी रूह हमारे आत्मा में घुस चुकी है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसको हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सी क्या था हमारा, फ्रिक्शनल, और डी क्या होता है हमारा, सीजनल। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जब हम टेक्नोलॉजी और अपने प्रीफरेंसेस में जो चेंजेस लेके आते हैं तो हमारे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट जो आती है वो कौन सी होती है, हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आती है, ठीक है। क्या कहता है, structural unemployment is a category unemployment arising from mismatch between the jobs available in the market and the skills of the available workers in the market। देखो जब आपने कैपिटल और लेबर इंटेंसिव से जब आप लेबर से कैपिटल में चले गए, ठीक है, तो अब आपके यहाँ पे लेबर कैसे वाले स्किल वाले हैं, इनके पास में तो वही वाली स्किल है ना कि अपने हाथ से काम करेंगे, मतलब हथकरघा वगैरह हो गया। अब अगर इनके यहाँ पे मॉडर्नाइज वाले हैंडलूम्स आ गए, मतलब जो मशीन से चलने वाले, तो ये लोग कैसे काम करेंगे, तो इनका तो एम्प्लॉयमेंट चले जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं मतलब इनकी स्किल्स का मिसमैच हो रहा है इसमें। अब क्या कहते हैं, महाअलोनिमस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विद विच 5 ईयर प्लान, अभी अभी करवाया था आपको, तो ये तो अब आप चलो कर ही दोगे, कौन सा, सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, जो कि हमारे 1956 की हमारी पॉलिसी में आता है। चलो अब मैंने ऊपर बता दिया आपको। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड, इनमें से कौन सा कॉज होगा किसका इंक्रीज, किसमें, डिमांड फॉर अ गुड, मतलब डिमांड जब इंक्रीज होगा किसी भी गुड में तो इसमें से कॉज कौन सा होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको उसमें पढ़ा चुका हूँ किसमें, हमारे जो मैंने डिमांड एंड सप्लाई वाले को कर्स वगैरह बताए थे। एन इंक्रीज इन इनकम इफ द गुड्स इज एन इंफीरियर गुड, देखो इंफीरियर गुड मैंने आपको समझाया था, अभी दोबारा से नहीं समझाऊंगा। और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, अगर प्राइस में डिक्रीज हो गया गुड्स के तो क्या उसकी वो हमारा जो उसका डिमांड में जो गुड्स में इंक्रीमेंट है वो होगा, हो सकता है सर। डिक्रीज इन इनकम ऑफ द गुड्स इज अ नॉर्मल गुड्स, ठीक है, डिक्रीज इन इनकम, अगर इनकम ही कम हो गई तो कैसे वो होगा हमारा, मतलब जो गुड्स डिमांड जो है वो इंक्रीज कैसे होगी, वो तो फॉल हो जाएगी, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्सिट्यूट गुड्स, बिल्कुल सही बात सर, इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो डी है। हालांकि बच्चे इसमें बी में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है, लेकिन जब देखो डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स होगा ना तो उसके ऊपर इतना तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो जैसे आप 2 लीटर दूध पीते हो, ठीक है, एक दिन में, मतलब आपके यहाँ पे दूध आता है, तो अभी अगर ये 2 लीटर दूध है, अगर इसका मानो अभी प्राइस 50 रुपये, अगर इसका प्राइस 45 हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी कि आप लोग 4 लीटर पीने लग जाओगे। बट क्या देखो अब यहाँ पे एक मदर डेयरी है, एक अमूल है, ठीक है, इसका दूध आता है कितना, मदर डेयरी का 50, इसका ही 50 आ रहा था, बट मदर डेयरी ने उसको 55 कर दिया, ठीक है। एक आदमी 2 लीटर इसका दूध लेता था और इसका दूध 0 लेता था, जब इसका 55 हो गया तो ये क्या करेगा, इसके दूध पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या हुआ, अमूल के जो गुड्स था उसकी क्या होगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो इतना ज़्यादा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या हमको एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन ऊपर करते ही जा रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो डाल दी जाती है क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या था हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द होल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग कई बार WPI भी लिखा हुआ देखते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, WPI है यहाँ पे। अब मंडी 1 क्या कहता है हमारा, मंडी प्राइस फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग WPI, क्या सर ये आंसर सही हो सकता है। चलो आगे देखते हैं, WPI बास्केट डज नॉट कवर सर्विसेज, हाँ सर सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं, तो हमारा 2 तो सही है। बट देखो जब होलसेल प्राइस इंडेक्स है, हमारी मंडी क्या होती है, मंडी कहीं ना कहीं हमारी होलिंग मतलब होलसेल बिकता है ना मंडी में, तो वहाँ पे रिटेल थोड़ी है, भैया 1 किलो चावल दे देना, 1 किलो वो दे देना, तो हमारे इसमें कौन सा आंसर सी होगा, ठीक है। अब चलो इसकी वो देख लो अपनी, क्या कहता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज फॉर बल्क सेल,
ठीक है, बल्क सेल के लिए होता है एट द लेवल ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग बार बार उसको बेचे जा रहे हो, बार बार तो उसको बार बार लिया जाएगा, नहीं, जब अर्ली स्टेज होगी तब लिया जाएगा। द इंडेक्स बास्केट फॉर WCI कवर्स commodities falling under the three major groups, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं ना, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, तो सर्विसेज को हम लोग निकाल देंगे। द इंडेक्स बास्केट ऑफ द प्रेजेंट 2011-12 सीरीज हैज अ टोटल ऑफ 697 आइटम्स इंक्लूडिंग 117 प्राइमरी, 16 आइटम्स एंड फॉर फ्यूल एंड पावर एंड 564 आइटम्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। अब आप मतलब मोटा मोटी एक चीज याद रखो कि अगर आपको ये चीज बोली जाए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं, तो आपको ये चीज दिमाग में लगानी है कि मतलब सर उसमें कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो हमारी होलसेल में बिक सकती है, मतलब जिनका मास प्रोडक्शन होता है, वो मास चीजों पे जाती हैं। ठीक है, 564 आप लिस्ट तो नहीं याद कर सकते ना बिल्कुल भी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे अपने चले। अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी द लायबिलिटीज ऑफ द RBI। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला आपके लिए पता है आपको, क्योंकि देखो अभी रिसेंट टाइम में ना कि RBI और मतलब गवर्नमेंट के बीच में फंड को लेके, लाइबिलिटीज को लेके, एसेट्स को लेके कुछ मतलब खींचातानी चलती रही है। तो मैं चाहता था कि लाइबिलिटीज ऑफ RBI के बारे में इस चीज के बारे में आप लोग पढ़ो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, करेंसी विद द पब्लिक। अगर आपने भैया करेंसी कुछ भी पब्लिक से ले रखी है तो वो तो RBI की है, RBI की मतलब लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी और एसेट्स आप समझते हो ना, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखो बैंक के लिए क्या होता है कि आपने जो उसको डिपॉजिट किया है बैंक में, ठीक है, आपने जो डिपॉजिट किया है वो बैंक की क्या है, लाइबिलिटी है। और आपने जो लोन लिया है बैंक से वो क्या है, वो उसका एसेट है। एसेट का मतलब क्या होता है, उसकी कोई भी वस्तु जिसपे उसको फ्यूचर में फायदा हो सके, भले ही वो एक दिन का हो या फिर उसका लॉन्ग टर्म का हो। लाइबिलिटी का मतलब होता है उधार। ठीक है, जब आपने उसको मतलब लाइबिलिटीज को क्या किया है, बैंक को अपने डिपॉजिट दे दिया, तो बैंक की तो ऑब्लिगेशन है ना कि वो आपको क्या करेगी, उसको लौटाएगी। ठीक है, तो जब वो उसको लौटाएगी तो उससे क्या होगा हमारा, बताओ क्या होगा, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं उधार है ना, तो वो उसका क्या होगा, हमारा डिपॉजिट उसके ऊपर लाइबिलिटी होगा। ठीक है, तो करेंसी विद द पब्लिक, तो ये क्या हो गया, लाइबिलिटीज ऑफ द RBI होगी। फिर डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद RBI। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपॉजिट है, मतलब भारत सरकार ने RBI के अंदर डिपॉजिट कर रखा है, तो वो क्या होगा, वो भी उसकी लाइबिलिटी होगी भाई। ठीक है, तो 1 2 हो गया हमारा। तो 1 2 देख लो सबसे पहले किसमें, एक इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, तो ये दोनों तुम्हारे पक्के हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सर क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसमें आ सकती है, सोचो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसमें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ये भी उसकी लाइबिलिटी, क्योंकि ये उसने कहीं ना कहीं उससे रिजर्व के रूप में रखा हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं लौटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आप एक बार इसकी देख लें क्या कहते हैं, द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द करेंसी RBI को हम लोग मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि इसी के पास में एक ऐसी पावर है कि ये रुपयों को मतलब पैसों को क्या कर सकती है, जारी कर सकती है। ठीक है, और कोई बैंक नहीं करती। इज कॉल्ड द मॉनेटरी बेस और हाई पावर्ड मनी। इट कंसिस्ट ऑफ द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब देखो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं, अगर किसी कमर्शियल बैंक का भी डिपॉजिट रखती है तो वो भी उसके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी बनती है। दिस आइटम्स आर क्लेम्स विद द जनरल पब्लिक। ठीक है, ये किसके होते हैं, जनरल पब्लिक के होते हैं, ये बैंक या फिर किसी के भी नहीं होते। गवर्नमेंट और बैंक्स हैव ऑन RBI एंड हेंस आर कंसीडर्ड टू बी द लायबिलिटी ऑफ द RBI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा है फार्म बिल के ऊपर। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग सपोर्ट करते हैं नहीं करते, बट मतलब सबकी अलग अलग राय हो सकती है, कोई बात नहीं। लेकिन MSP का क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला आप लोगों के लिए ताकि आप लोग इस पर उन्हें पता रहे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि RBI इसको MSP के साथ में क्या होता है, इट इज अनाउंस्ड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ द फिक्की। क्या सर ये सही है, नहीं बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा गलत है। कोकोनट एंड शुगर केन्स आर कवर्ड अंडर MSP। तो देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अभी अभी गवर्नमेंट ने मतलब अभी आप देख रहे होंगे कि पहले हरियाणा सरकार ने पैसे बढ़ाए किसके ऊपर, हमारे इसके ऊपर शुगर केन के ऊपर, मतलब जो हमारा वो है गन्ना जो है उसके ऊपर। ठीक है, फिर उसके अंदर पंजाब सरकार ने भी बढ़ा दिए, फिर यूपी सरकार ने बढ़ा दिए, मतलब सब लोग बढ़ा रहे हैं एक तरीके से। तो हम लोग देखेंगे कि रिसेंट टाइम में शुगर केन तो चल ही रहा है और कोकोनट होता ही होता है। तो इससे हमको क्या पता लगा, हमारा आंसर नंबर B है इसका आंसर। अब देखो, अब इसमें क्या कहता है कि हमारी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कौन लेके आता है, वो CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, ये हमारी कौन, ये हमारी रिकमेंड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि सर आप लोग इतना इतना MSP रखो, और इसके बेसिस पे ही क्या होता है, हमारी जो वो होती है MSP जो होती है वो रखी जाती है। अब MSP का मतलब वो क्या होता है, बेस क्या होता है, किसके बेसिस पे रखी जाती है, तो देखो
The minimum support price are announced by the government of India at the beginning of the sowing season or certain uh, crops for the basis of the recommendations by the of the CACP। ठीक है, मतलब कि जब हमारी फसल जब बोई जाती है तो उससे पहले ही किसान को बता दिया जाता है कि आप लोग बेफिक्री से अपनी फसल बो दो, हम लोग आपके उसमें से इतने इतने रेट पे क्या करेंगे, हमारी गवर्नमेंट आपसे खरीद लेगी। ठीक है, तो जब वो बता देती है तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा जो किसान होता है वो थोड़ा बेफिक्र हो जाता है कि चलो भाई कोई नहीं, तो हमसे सरकार तो कुछ ना कुछ खरीद ही लेगी। ठीक है, तो मतलब कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिकेगा ही बिकेगा। तो इससे क्या मिलता है ना, लोगों को फायदा मिल जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोर एंड मोर जो है वो अपनी फसल को क्या करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले से पहले कर दिया जाता है। MSP is price fixed by the government of India to protect the producer farmers against excessive fall in price during bumper production years। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या आता है, इन विच ईयर प्लान द पॉवर्टी एरिडिक्शन वाज मेंशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से वाले 5 ईयर प्लान में द पॉवर्टी एरिडिक्शन जो वो था वो फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया था। तो इसका जो आंसर है देखो कौन सा है, 5। अब देखो याद कैसे रहेगा, हम लोग लगभग 1950 से अपने किसको 5 ईयर प्लान को लेके आए। ठीक है, तो 5 जब हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया तो कितने हो गए हमारे को, 25 साल हो गए। तो ये कितना 1975 आया। इस समय पे किसकी, इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी। ये चीज़ों को ना आपको याद रखना चाहिए कि इंदिरा गांधी की हमारी गवर्नमेंट आ चुकी थी इस टाइम पे, और इंदिरा गांधी ही पहली ऐसी मतलब पीएम या फिर अगर बोलेंगे लीडर थी जिन्होंने पॉवर्टी एरिडिक्शन का प्लान लेके आई थी। ठीक है, तो जब इनकी सरकार आई तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इसका फिफ्थ ईयर प्लान में हमारे ये लेके आई होंगी। तो देखो क्या कहता है कि गरीबी हटाओ, है ना, गरीबी हटाओ प्लान कौन लेके आया था, ये इंदिरा गांधी लेके आई थी। और सेल्फ डिपेंडेंस पता है क्यों लेके आई थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या हुआ कि जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो फिर उसमें मतलब इंडिया ने यूएस से मदद मांगी। पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था कि गेहूं नहीं होता था, मतलब जो वीट जो होता है ना जो हम लोग खाते हैं, ये नहीं होता था। लोग किस पे, मक्का जो होती है ना हमारी, मक्का, बाजरा है, तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा खाते थे। तो हमारे पे जो वीट जो था ये कहाँ से आता था, यूएसए से आता था। ठीक है, तो जब चाइना 1960 में जब हमारा मतलब 62 में जब हमारा इंडो चाइना वॉर हुआ, ठीक है, तो हम लोग मतलब जो यूएस जो था वो चाइना का साथ दे रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो इंडिया ने मतलब कि थोड़ा उससे दूरियां बनाई यूएसए से। तो इंडिया किसके, रशिया के साथ में रहता था उस टाइम पे। तो यूएसए ने ना मतलब काफ़ी ज़्यादा आनाकानी दिखाई किसके लिए, वीट देने के लिए। ठीक है, और इंडिया बहुत ज़्यादा गरीब था, इंडिया यहाँ पे इतना सेल्फ सस्टेन नहीं था। तो आप लोग देखोगे कि इंदिरा गांधी ने ही इस चीज़ को हटाया कि गरीबी हटाओ, सेल्फ डिपेंडेंस मतलब सेल्फ रिलायंस बने, और हम लोग अपना ग्रीन वो लेके आए, क्या, ग्रीन मूवमेंट, जिसको हम लोग उसके हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कौन लेके आया, ये सारी की सारी हमारी इंदिरा गांधी लेके आई थी उस टाइम पे। तो देखो अब इसको स्ट्रक्चर किसने किया था, हमारा दुर्गा प्रसाद धार ने। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि हमारे यहाँ पे जो वो है गरीबी हटाओ या फिर हमारे पे पावर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम था उसके लिए कौन जिम्मेदार है, दुर्गा प्रसाद धार। और ये किसके टाइम पे आई थी, ये हमारे फिफ्थ 5 ईयर प्लान में सबसे पहले आया था। और उस समय पे कौन था हमारे यहाँ पे, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, रेपो रेट के बारे में क्वेश्चन आया है। रेपो रेट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा इकोनॉमिक्स का। रेपो इज एन इंस्ट्रूमेंट विद आरबीआई फॉर बोरिंग फंड्स ओनली ऑन एन ओवरनाइट बेसिस। क्या कह रहे हो सर, क्या ऐसा होता है, नहीं ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, टू क्या कहता है हमारा, बोथ गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर सिक्योरिटीज कैन बी यूज्ड फॉर बोरिंग अंडर रेपो रेट। हाँ सर, ये तो मुझे थोड़ा सही लगता है, इंक्रीज द रेपो रेट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। ऐसा तो सर नहीं होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या है, इसका हमारा आंसर है फिर बी, सिर्फ हमारा 2 ही इसका आंसर है। ठीक है, चलो तो क्या कहता है, रेपो की फुल डेफिनेशन देख लो। रेपो इज एन इंस्ट्रूमेंट विद आरबीआई फॉर बोरिंग फंड्स बाय सेलिंग सिक्योरिटीज of the central government or state government or corporate। ठीक है, hence statement 2 is correct। there are 4 types of repos depending on maturity period: overnight repos, term repos, open maturity and flexible repos। ठीक है, चलो आगे चलें। अब देखो हम मार्केटिंग के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो मार्केटिंग अब भी हमको अच्छे से करनी है जैसे हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स करते हैं। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है fill in the blanks। द of the product mix refers to how closely related the various product lines are in terms of end use and production requirements, distribution channels। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होता है वो होता है हमारा क्या, सी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो होती है ना हमारी, ये प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्या कहता है हमारा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू हाउ क्लोजली रिलेटेड द वेरियस प्रोडक्ट लाइन्स
आर इन टर्म्स ऑफ एंड यूज। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमारा शैम्पूस हो गए, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, मतलब एक शैम्पू देखो ये है ये है ये है, सबका लगभग यूसेज तो सेम ही है ना, कि मतलब इनका जो एंड यूज जो है या फिर हम जिसको बना रहे हैं वो सब उनकी सबके तरीके, या फिर हम बोलेंगे कि मतलब उनका बेसिक जो स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, सेम है। तो ये हमारी क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या कहते हैं, द सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मल्टीपल साइट्स इन सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज जो होती है हमेशा प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है, इनमें से कौन सी मल्टीपल साइट सर्विसेज हो सकती है। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारा था बस सर्विस। हाँ भैया, बस सर्विस हमारी मल्टीपल साइट होती है, क्योंकि हम लोग एक जगह से चढ़े यहाँ पे उतरे यहाँ पे, मतलब इस तरीके से बस स्टॉप्स होते हैं ना अलग अलग, तो ये हो सकती है। ठीक है, फास्ट फूड चेन, ये भी हो सकती है। थिएटर नहीं, थिएटर में देखो आपने एक बार पिक्चर देखने स्टार्ट करी तो आप लोग यहीं पे बैठ के पिक्चर देखते रहोगे ना, कहीं बाहर तो नहीं जाएगी। मेल डिलीवरी, हाँ भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे, इस तरीके से पूरा चलता है। ठीक है, फिर हमारा क्या था, क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स कैसे आएगा, क्रेडिट कार्ड तो जो आपके पास में है वही चलेगा, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे मतलब एक जो यहाँ पे फेंका वहां पे फेंका, इस तरीके से अपनी चला रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की लास्ट स्टेज कौन सी है। ठीक है, लास्ट स्टेज देखो हमेशा क्या होगी, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो मैं आपको बताऊं कि लास्ट स्टेज होगी क्या। आपने मतलब कोई भी प्रोडक्ट अपना बचाया, जब आप उसको मार्केट में बेचने के लिए जाओगे, कहीं ना कहीं वही तो आपकी लास्ट स्टेज होगी ना। तो जब वही आपकी लास्ट स्टेज है तो क्यों ना वो कमर्शियलाइजेशन है, मतलब कि कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या हो कि हम जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में क्या कर दें, लॉन्च कर दें। तो ये ए है, ठीक है, और इसको लॉन्च हम कर दें। जब हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे मार्केट में तो क्या होगा, मार्केट में कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा, और जो हमारे लॉन्चिंग होता है जो प्रोडक्ट है वही क्या होता है, हमारी लास्ट स्टेज होती है किसकी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा सी होगा। कमर्शियलाइजेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4, which of the PLC stages is following when the sales are at their peak and there is steep rise in the case of the fashion and fad items। इनमें से कौन सा, देखो पीएलसी के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान देकर आपको अच्छे से पढ़ाया था। अब मैं नहीं चाहता कि मैं यार एक क्लास बड़ी करके फिर से आपको पढ़ाऊँ, तो आप लोग प्रीवियस वाली वीडियोस देख लेना हमारी, तो उसमें आपको पता लगे। क्या इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारी पीक हाई होती है, नहीं सर, कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ बनता था ना, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, हम लोग किसी यहाँ पे हमारा ये पीक होता है। ठीक है, क्या वो ग्रोथ स्टेज पे होती है, नहीं सर। क्या वो मैच्योरिटी स्टेज पे होती है, हाँ सर, लगता तो कुछ ऐसा ही है कि वो मैच्योरिटी स्टेज पे होती है। फिर डेक्लाइन स्टेज पे, देखो डेक्लाइन स्टेज पे तो गिरने ही लग जाती है। ठीक है, सेल्स किस पे होती है हमारी पीक पे, सेल्स जो हमारी पीक पे होती है वो होती है हमारी ग्रोथ स्टेज पे, क्योंकि हमारी मैच्योरिटी स्टेज पे ना काफ़ी ज़्यादा जो हमारा कॉम्पिटिशन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो जब कंपटीशन इंक्रीज कर जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो दूसरी कंपनी काटने लग जाती है, तो हमारी ग्रोथ स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा हाई वो होती है। हमारी जो वो होती है क्या कहते हैं हम उसको, सेल्स होती है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज बाय कंपनी इफ अ प्रोडक्ट इज इन द लास्ट और डेक्लाइनिंग स्टेज। ये भी पीएलसी की बात हो रही है। ठीक है, अगर वो लास्ट या फिर अपनी डेक्लाइनिंग मतलब कि मरने की स्थिति में आ गया है वो प्रोडक्ट अपने, तो उसके लिए कंपनी कौन कौन से क्या कर सकती है, अपने मतलब मेथड्स यूज कर सकती है उसको रिवाइव करने के लिए। इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, हाँ कर सकती है। ऐड न्यू प्रोडक्ट फीचर्स, हाँ ये भी कर सकती है। रिपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी कर सकती है। एक्सपेंड डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी, ये भी कर सकती है। तो इसका कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है सही वो है 1 2 3 4। क्योंकि देखो जब हमारा आईफोन आईफोन की अगर हम बात करें तो आईफोन मतलब हर 2-3 साल में एक बार नया आ जाता है। ठीक है, और हर बार उसके कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, जैसे ये हुआ, ठीक है, ये 2010 में आया था, तो 2010 के ऊपर बहुत सारे इंप्रूवमेंट करेगी, तो क्या होगा हमारा, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी हो गया। ठीक है, कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिया कि फ्लिप हो गया, गिरेगा, ऐसे गिरेगा वैसे गिरेगा। रिपोजिशन कर दिया, मतलब लोगों के दिमाग में फिर से डाल दिया भैया नया है, बेहतर है, ये है वो है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट की जो वो होती है, मतलब इस तरीके से कंपनी अपने यूज़ कर सकती है। ठीक है, जब कंपनी कैसे डेथ स्टेज में वो प्रोडक्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इफ अ कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करी इन द मार्केट विथ हायर क्वालिटी, ठीक है, हायर वैल्यू एंड विथ सर्टेन फ्यू फीचर्स बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स, सच प्रोडक्ट्स आर नोन एज। ऐसे प्रोडक्ट हमारे क्या कहलाते हैं, ये प्रोडक्ट्स हमारे जो कहलाते हैं ये होते हैं हमारे यूनिक सुपीरियर प्रोडक्ट्स। यूनिक सुपीरियर प्रोडक्ट्स हमारे वाले कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू या फिर प्राइस इतना ज़्यादा हाई किया जाता है कि लोग उसको ये समझते हैं कि अरे यार अगर हम ये वाले प्रोडक्ट्स को खरीदें, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा हमको कि मतलब ये ब्रांड, अरे यार अगर ये वाली ब्रांड खरीदी तो मतलब हम तो अपनी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, चलो आगे चलें।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंपॉर्टेंट डिसीजंस अ कंपनी नीड्स टू मेक व्हाइल मेकिंग ब्रांडिंग डिसीजंस। जब अपना प्रोडक्ट कोई भी कंपनी लॉन्च करने के लिए जा रही है, ब्रांड अपनी लॉन्च करने के लिए जा रही है, तो उसके लिए क्या होता है हमारे कौन से उसको फीचर्स को क्या करना चाहिए, उसको अपने ध्यान में रखना चाहिए। टू ब्रांड और नॉट टू ब्रांड, सही बात है कि मतलब हमको उसको ब्रांड करना भी अपने लोकल लोकल प्रोडक्ट्स के नाम से बेचना है। ब्रांड क्वालिटी डिसीजन, ठीक है। ब्रांड स्पॉन्सरशिप, मतलब कि हमारे ब्रांड का स्पॉन्सरशिप कौन करेगा, कितना पैसा लगाना है, कितना कितना वो होगा, ठीक है, तो सी भी होता है। तो इसका आंसर हमारे क्या हो जाता है, ऑल ऑफ दी अबव हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे फीचर्स होते हैं टू ब्रांड और नॉट टू ब्रांड। ब्रांड क्वालिटी डिसीजन, ठीक है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, और एक मतलब हमारा इंडिविजुअल ब्रांड और अम्ब्रेला ब्रांड। इंडिविजुअल ब्रांड का क्या मतलब है कि हम लोग हर किसी को इंडिविजुअल लेके चले। अम्ब्रेला ब्रांड का क्या मतलब है कि एक मतलब एक ही ब्रांड के अंडर में सारी की सारी ब्रांड्स चले। क्या अम्ब्रेला ब्रांड्स में कौन सा था हमारे, टाटास, ठीक है। इंडिविजुअल ब्रांड जैसे आईटीसी और एचयूएल जो यूज करती है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक सेट ऑफ ब्रांड एसोसिएशंस दैट द ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट एस्पायर्स टू क्रिएट और मेंटेन। इनमें से कौन सी हमारी ऐसी मतलब यूनिक सेट ऑफ ब्रांड एसोसिएशन है जो एक ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, मतलब कि जब आप ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट बन जाते हो ब्रांडिंग के लिए, तो क्रिएट या फिर मेंटेन करने के लिए कोशिश करता है। तो वो होती है हमारी ब्रांड इमेज नहीं, ब्रांड पोजीशन नहीं, ब्रांड इक्विटी नहीं, वो होती है हमारी ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी कहीं ना कहीं हमारी हमेशा यूनिक वे में क्रिएट की जाती है। ब्रांड आइडेंटिटी इज अ यूनिक सेट ऑफ ब्रांड एसोसिएशन दैट द ब्रांड स्ट्रेटेजी एस्पायर्स टू क्रिएट और मेंटेन। ठीक है, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांड एंड द कस्टमर बाय जनरेटिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांड एंड द कस्टमर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या फंक्शंस क्या क्या इंक्लूड होते हैं। इमोशंस एंड सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट्स, मतलब उसमें आपको बताया जाएगा कि भारत में निर्मित, मेड इन इंडिया, ठीक है, अपने भारत का पैसा भारत में रहे, ठीक है, विदेशी चुनो, वो सॉरी देसी चुनो, ठीक है, विदेशियों को बहिष्कार करो, मतलब इस तरीके की चीजें। तो ये आपके इमोशंस पे कहीं ना कहीं घात किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द यूज्ड फॉर द प्रमोशनल पैकेजिंग टेक्निक्स। ठीक है, कौन कौन से हमारे प्रमोशन पैकिंग टेक्निक के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन जो है हमारा डिस्काउंट पैक। क्या सर ये यूज़ होता है बेटा। कूपन पैक्स ये भी यूज़ होते हैं, प्रीमियम पैक्स ये भी, और सेल्फ लिक्विडेटर्स ये भी। तो हमारा क्या होता है 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाता है। अब क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग मस्ट परफॉर्म विद एन अपील। मतलब जब हम पैकेजिंग किसी प्रोडक्ट की अपनी कर रहे हैं तो उसको कौन सा फीचर्स करना चाहिए। पैकेजिंग की भी तो कुछ देख के की जाती है ना, ऐसा तो नहीं कि बस हमने उठाया प्रोडक्ट और कुछ भी पैक कर दिया और कुछ पता ही नहीं लगा। मतलब उसके बारे में लिखा जाता है कैसा कि मेड इन इंडिया लिख देंगे उसके ऊपर, ठीक है, या फिर देसी प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक है, हर्बल लिख देंगे, हाँ, और क्या हो सकता है, हैंडमेड हो सकता है, और क्या चीज़ें हो सकती हैं सोचो आप जरा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो सकती है। आप देखो क्या, तो ये चीज़ हमारी कई बार हमने देखा होगा प्रोडक्ट्स पे लिखी जाती हैं। तो ये किस तरीके से, मतलब इनका फंक्शन क्या होता है। इनका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है तब मस्ट अट्रैक्ट अटेंशन, मतलब अटेंशन को क्या करें, अट्रैक्ट करें। स्टोरेज कॉस्ट टू बी फिल्ड पैकेजेस, ये इसका अपील का फंक्शन नहीं होता। ये इसका किसका फंक्शन होता है हमारा, ये होता है हमारा कि जैसे हमको उसकी मतलब स्टेबिलिटी बनाने के लिए कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चले इस तरीके। द पैकेज मस्ट बी कन्वीनियंट टू स्टॉक, ये भी इसका फीचर नहीं होता। इसका और फीचर्स क्या होता है, तो पैकेज मस्ट बी बिल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि कल जब आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के लेके जा रहे हो मतलब यहाँ से, और दिखने में इतना गंदा लग रहा है कि जब आप लेके जा रहे हो तो आपको खुद भी शर्म आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए। चलो अपनी क्लास को ख़त्म करें। तो देखो अपने लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, कितने मतलब 20 क्वेश्चन आ जाओगे। ठीक है, तो हम कितना 400 क्वेश्चंस का टारगेट है अपना पेपर से पहले और वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे डेली जैसे जैसे 20 क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, चलो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं पहली बार हमारे चैनल से जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए दूसरे बच्चों को, बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोगों को किस तरीके से फ्री बैच दे रहे हैं। और आप लोगों का सिलेक्शन तो हो ही जाएगा यार, टेंशन नहीं लेना। अगर पढ़ के जाओगे ना, इतनी मेहनत करोगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो प्रीवियस वाली वीडियोस देख सकते हो, नीचे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको टॉपिक जो प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ भी समझ में नहीं आता तो उसमें भी नीचे कमेंट कर सकते हो। हमारे इस वाले में भी कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन क्यों इस तरीके से हुआ, इसकी हमको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बता देना, मैं कल आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन डाल दूँगा। बाकी कल मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।